क्या आप ये मानते हैं कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें ईमानदारी की और काम की राजनीति की जगह थोड़ी कम हो गई है? मैं जो मानता हूँ ये है कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ईमानदार हैं। सारी लीडरशिप हमारी जेल में थी और आपके और आतिशी जी के कंधों पे सारी भागदौड़ आ गई। तो क्या उस वक़्त क्या मन में था? क्योंकि सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो आप दोनों की तरफ देख रहे थे। ये तो हमें सरकार चलाते वक़्त हर रोज़ ये दिखता था साफ कि फलाँ अफ़सर आपको फलाँ फ़ाइल में फँसाने की कोशिश कर रहा है। ये डिलिबरेट होता था। क्या आपको लगता है कि राजनीति में धर्म को इन्वॉल्व करना ये क्या सही है या गलत है? देखिए, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनके पास पोलराइज़ेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है कि ये चुनाव जीत सकें। अच्छी बात ये हुई है कि अब धीरे-धीरे धर्म की राजनीति भी इनकी फ्लॉप होनी शुरू हो गई है। मेरे पास वीडियो एविडेंस है इस चीज़ का और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं इस चीज़ के। कैसे अफ़सर, एलजी, सीनियर आईएएस अफ़सर्स फाइलों के अंदर गड़बड़ी करके हमें झूठे केसों में फँसाने की कोशिश कर रहे थे। अरविंद जी के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बहुत शार्प आदमी है। वो प्रधानमंत्री के लिए बने। मतलब अगर भारत के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनते हैं तो ये भारत का दुर्भाग्य होगा, हम सब लोगों का दुर्भाग्य होगा। जहां आज राजनीति में एक तरफ बहुत शोर है, नारे लग रहे हैं, वहीं उन शोर और नारों के बीच में एक सरल आवाज जो अपनी एक वीडियो से विपक्षियों के हजारों करोड़ रुपए के प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर देते हैं, जो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हो जाते हैं कि लोग उनके साथ कनेक्ट करते हैं कि हाँ, शायद ये व्यक्ति सही कह रहा है। जिस व्यक्ति ने काम भी करके दिखाया है, जिस व्यक्ति ने सत्ता में रहकर भी ये करके दिखाया है कि कैसे अगर आपको हर तरफ से घेरा जाता है, दबाया जाता है, फिर भी आप सरलता से काम कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने विपक्ष में रहकर एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अवेयर विपक्षी नेता की भूमिका में भी रहकर दिखाया है और जिस व्यक्ति ने ये बताया है कि अगर आपका मन दृढ़ है, अगर आपका संकल्प दृढ़ है, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार लगा सकते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरे साथ आज हैं इस पॉडकास्ट में सौरभ भारद्वाज जी, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री भी हैं और अभी दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू निवान, प्लीज़ बताइए। तो आज जब हम ये पॉडकास्ट करने वाले जी, थे, जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने थैंक हमें यू। समय दिया। मैं जानता हूं कि आप कितने बिजी हैं। नहीं, इतने बिज़ी नहीं हैं, मगर किसी न कोई ना कुछ ना कुछ आ जाता है। जी सर, आप पूरा दिन लोगों से घिरे रहते हैं क्योंकि हम पार्टी दफ्तर में भी देखते हैं कि सौरभ भैया के आसपास जो है वो पूरी जनता हर वक्त रहना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। कैसा नहीं, लगता है सर? इतना भी नहीं, इतना नहीं है, मगर हाँ, लोग आ जाते हैं, कोई अपनी बातें सुना के चला जाता है, बता जाता है, तो हम सुनते रहते हैं लोगों की, तो बस और विपक्ष के तौर पे हमारा काम भी है कि हम सुनें लोग क्या कह रहे हैं और अगर उनकी बातों में दम है तो उसको हम उठाएँ। सर, जब ये पॉडकास्ट मैंने करने का डिसाइड किया, जब मैं आपको अप्रोच कर रहा था, जब आपने डिसाइड किया कि आप मुझे समय देंगे, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने ये डिसाइड किया कि ये पॉडकास्ट ना मैं एक एज़ अ पॉलिटिक्स से रिलेटेड या ना मैं एक एज़ अ पार्टी मेंबर, ना मैं एज़ अ स्पोक्स पर्सन इसको करना चाहता हूँ, मैं इसको स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे करना चाहता स्टूडेंट हूँ। ऑफ पॉलिटिक्स। नहीं, आप काफ़ी कुछ जानते हैं। अभी आप स्टूडेंट तो नहीं हैं। नहीं सर, आपसे सीख रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले तो इस सवाल से शुरू करना चाहता हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें ईमानदारी की और काम की राजनीति की जगह थोड़ी कम हो गई है? मैं फ्रैंकली जो मानता हूँ ये है कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ईमानदार हैं। लोगों को पता है। अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए है, एक काउंसलर है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एसएचओ है, एक जल बोर्ड का लेट्स से ज़ेडआरओ है और वो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं। लोगों को मोटे तौर पे पता है कौन चोर है और कौन ईमानदार है। हुँ। ये तो है सोसाइटी में। जो ईमानदार है उसको कोई चोर नहीं कहता और जो चोर है उसको लोग जानते हैं कि चोर है। तो आपकी ईमानदारी तो आपके साथ रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब लोगों को चोरों से जितनी कभी तकलीफ़ हुआ करती थी, अब वो तकलीफ़ नहीं है। अब लोगों ने उस चोरी को नॉर्मलाइज़ करने के अलग-अलग तरीके ढूँढ लिए हैं। लोगों ने उसको एक
उसको मान लिया है कि ये है। लोग इसको अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं अरे साहब पूरे दिन दफ्तर है, चाय पिलाना पड़ती है, 100 शादियों में जाते हैं, वहाँ ये देना है, वहाँ वो देना है, कभी जागरण में देना है, तो भाई वो तो कमाएगा ही। तो इस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। या कुछ लोग कहते हैं भाई आटे में नमक तो चलता है। तो सोसाइटी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। मगर अगर आप ईमानदार हैं तो लोगों को पता है आप ईमानदार हैं। और दूसरी बात आपने काम के विषय में पूछी, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोगों को पता होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपकी काम करने वाली शैली लोगों को मालूम होती है। ये ज़रूर हुआ है कि पिछले 10-12 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश के अंदर एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत की, प्रोपेगेंडा जो है अब प्रोपेगेंडा का भी अपना एक रोल हो गया है। अब मतलब आप काम अगर 25 पैसे का करें मगर ढोल जो है आपको 5 रुपए का अगर पीटना ही पड़ेगा आपको। ये एक नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर एक नई चीज़ लेके आए कि मेरी कई केंद्र के अंदर काम करने वाले ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर से भी कभी कभी बातचीत हो जाती है, कई बार मुलाकात हो जाती है। तो उनका भी यही मानना है कि मोटे तौर पे पूरी की पूरी केंद्र सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा गवर्नड गवर्नमेंट है, पीआर के लिए पूरी की पूरी सरकार चल रही है। एक समय होता था कि काम होता था फिर उसकी पीआर की जाती थी कि भाई पीआर से पब्लिक तक बात पहुंच जाए। अब यहाँ नहीं होता। अब केंद्र सरकार ने देश को जो नई राजनीति दी है वो पहले एक पीआर इवेंट डिजाइन किया जाता है और फिर उसके आसपास कोई काम छोटा मोटा लगाया जाता है कि इसके साथ छोटा काम लगा दो, ये हमें पीआर करनी है। तो इसी से देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जो आप सोचिए ना कि मोदी जी के आने के बाद कितनी बड़े बड़ी योजनाएं आई, स्वच्छ भारत कैंपेन आई। क्या भारत साफ है? क्या दिल्ली साफ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ही एमसीडी में इनकी 100 स्मार्ट सिटीज? क्या देश में कहीं पे भी स्मार्ट सिटी आपको दिखा? 10 साल तो बीत गए, नहीं दिखा। बुलेट ट्रेन कहीं दिखी? नहीं दिखी। स्किल इंडिया, क्या आपको कहीं पे लोग ऐसे मिले आपके पड़ोस में, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार का लड़का, आपके चौकीदार का लड़का, आपकी मेड की बेटी, जिसने कभी कहा हो कि साहब मोदी जी के स्किल इंडिया के अंदर इस बच्ची को स्किल किया गया और इसकी नौकरी लगी? कोई नहीं। मेक इन इंडिया, मतलब ये पूरा का पूरा जो इनका प्रपंच है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा द्वारा गवर्नड है। इसीलिए बातें बड़ी बड़ी हैं मगर इसका रिजल्ट आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसका रिजल्ट इनको दिखाया है, वो है कि जहां पे इन्होंने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया। जैसे महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिरने वाली थी, इन्होंने बड़की बहन योजना में औरतों को पैसे ही दे दिए तो इनकी सरकार वापस आ गई। जैसे हरियाणा के अंदर इन्होंने पैसे दे दिए, बिहार के अंदर ये जाने वाले थे, इन्होंने 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये जो है लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उन लोगों को जिनके पास 2,000 रुपये महीना खर्च करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए। तो ये चीजें तो हैं जो इन्होंने जमीन पे की हैं, मगर इसके अलावा जो बड़ी बड़ी योजनाएं ये सब प्रोपेगेंडा है। और इस प्रोपेगेंडा की वजह से असली जो ईमानदारी की राजनीति है उसकी जो शाइन है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये बेईमान भी उससे ज्यादा चमकते हैं। ये है। तो मतलब जैसे आपने प्रोपेगेंडा की बात की, तो आपसे तो बहुत गुस्सा रहते होंगे वो फिर, क्योंकि उनका उनका प्रोपेगेंडा तो आप एक वीडियो डाल के खत्म कर देते हैं। देखिए, ये तो इत्तेफाक है कि हमने कुछ वीडियोस बनाए और इनके प्रोपेगेंडा को हमने पंचर कर दिया। आपकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, आपको पता है ये बात? आप देखते हैं? नहीं, वायरल हुए। और ये वायरल क्यों हो रहे हैं? ये वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो काम मीडिया को करना था वो मीडिया नहीं कर रहा। लोग देखना चाहते हैं सच्चाई, मगर मीडिया ने सच्चाई दिखानी ही बंद कर दी है। तो लोग कहीं तो सच्चाई दिखाएंगे। तो जहां पे लोगों को थोड़ी बहुत सच्चाई दिख जाती है, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए वायरल हो रहा है। और मैं तो चाहूंगा और जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं, मैंने देखा कि इनके अंदर क्या है कि अभी बिहार का चुनाव लड़ा, अभी बिहार में एक लंबी सी चद्दर खरीदेंगे और उसको तान के सो जाएंगे और 4.5 साल बाद दोबारा शुरू करेंगे लड़ाई। तो ये जो चद्दर तान के सोने वाली जो आदत है ना अपोजिशन पार्टीज की, उसको इनको बदलना पड़ेगा। आप सोचिए, चाहे लाख बुराई हो मगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात है, अब ये अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता, ये बुरी भी है एक तरीके से, मगर एक कैरेक्टरिस्टिक इनकी है, ये 24/7 5 साल
इलेक्शन मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी। हम्म, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये प्रधानमंत्री होने का काम करे ना करे, गृह मंत्री होने का काम करे ना करे, ये एक प्रोपेगेंडा मंत्री होने का काम पूरे 5 साल करते हैं। पूरे 5 साल ये इलेक्शन मोड के अंदर रहते हैं। ये कोई एक मौका नहीं छोड़ते कि नेहरू जी को किसी तरीके से जो है हम ह्यूमिलिएट ना करें। तो कहीं भी अगर उनकी आत्मा होगी तो उनकी आत्मा को, मतलब आपके हिंदू समाज में अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म में तो एक बड़ी साधारण सी बात, मतलब बच्चों को भी पता है कि बुरे से बुरा आदमी भी गुजर जाता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी तेरहवीं में चले जाते हैं और उसकी जो फोटो है उसको फूल चढ़ा देते हैं और हाथ जोड़ देते हैं। अब किसकी अर्थी जारी होती है हम देखते हैं कि कौन अर्थी जारी है, हमें तो पता ही नहीं कौन है और क्या है, हमारे संस्कार क्या है, ऐसे हाथ जोड़ देते हैं अर्थी। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि भाई ये अभी गुजर गया, अब एक ये आत्मा है और अब मरे हुए आदमी को आप कोई बुरा नहीं कहते, इसको प्रणाम ही किया जाता है। जब एक साधारण से साधारण डेड बॉडी को भी प्रणाम करते हैं हम अपने यहाँ, आप नेहरू जी जो दशकों पहले देश के प्रधानमंत्री रहे, 17 साल प्रधानमंत्री रहे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है उनमें कुछ कमियां होंगी, आपने 1-2 बार कमियां बता दी, मगर आज भी आप उनको कोस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप लगातार एक इलेक्शन मोड में हैं। आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई जैसे भी हम कांग्रेस से बेहतर हैं, जैसे भी है नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलतियां की थी, हमारी गलतियों को माफ कर दो, क्योंकि नेहरू जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी। तो ये जो मोड है ना, ये भारतीय राजनीति के अंदर एक नया मोड है और इसको अपोजिशन पार्टीज को सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा अच्छी चीज है, ये है बुरी, मगर जैसे लोहे को लोहा काटता है, आपको अपोजिशन पार्टीज को 24/7 इलेक्शन मोड में रह के ही भारतीय जनता पार्टी को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। सर, जैसे आप मंत्री रहे हैं, आपने सरकार चलाने का अनुभव भी लिया है, आप संगठन में भी काम करते हैं, अब दोनों चीज़ों में आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो जैसे अभी आपने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी 5 साल जो है वो चुनावों में रहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ये संभव है कि जो एक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में है व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री है, जिनको पूरा देश का लॉ एंड ऑर्डर संभालना और कितनी और चीजें संभालनी है, क्या वो अगर 5 साल चुनाव में व्यस्त रहते हैं तो क्या ये बैलेंस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या वो गृह मंत्री जी वो काम कर ही नहीं रहे हैं जो उनकी ड्यूटी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है ये अपना जितना भी काम है ये कुछ अपने बाबुओं के ऊपर इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। वही इनकी फाइलें पढ़ते हैं, वही इसको समझते हैं, वही इसको बता देते हैं कि साहब यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, ये वो करते हैं। क्योंकि ये बात आपने वान बिल्कुल ठीक कह रही है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक आदमी, अब कोई छोटा देश तो है नहीं, जितना बड़ा हमारा देश है उतने बड़े तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं। करेक्ट। हमारे देश के अंदर तो मतलब कि कई सौ नए देश बन सकते हैं, इतना बड़ा हमारा देश है। यूरोप के अगर हिसाब से देखो तो हमारा एक एक स्टेट वहां के कई कई देशों से बड़े हैं। तो इतना बड़ा आप 140 करोड़ लोगों का देश चला रहे हो और आप 24/7 प्रोपेगेंडा मोड में रहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो काम है आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री का एक प्रोपेगेंडा कैलेंडर बनता होगा कि आज इसके ऊपर प्रोपेगेंडा, आज इसके ऊपर इवेंट, आज इसके ऊपर इवेंट। तो अगर आप देखो कि कोई भी चीज अगर समाज में घट जाती है तो प्रधानमंत्री उस पर रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? मणिपुर पे क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि उनका जो इवेंट कैलेंडर, उनकी जो पीआर कंपनी होगी या जिस कंसल्टेंसी से उन्होंने ये पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर रखा हो कि भाई मेरा पूरे साल का बता दो क्या क्या करना है मुझे, उसमें उन्होंने मणिपुर का डाला ही नहीं। तो ये मणिपुर ना जाएंगे ना मणिपुर पे बोलेंगे। जैसे अभी पूरे देश में प्रदूषण के बारे में चर्चा हो रही है, आप अखबार देखो, मतलब अखबार पूरा पूरा पेज प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं। आप कहीं बाहर किसी भी आईटी कंपनी में, एमएनसी कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे नीचे जो लोग चाय पी रहे होंगे वो पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। हर आदमी इस वक्त अगर वो बाहर है तो वो प्रदूषण के बारे में बात करेगा, क्योंकि आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप अगर घर के अंदर भी छिप के बैठे हो तो भी आपका गला खराब हो रहा है, तो भी आपकी आंखों में जलन हो रही है, ये हालत है। और आप देखो प्रधानमंत्री का एक वाक्य नहीं आया प्रदूषण के ऊपर।
मतलब आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण छाया हुआ है, 10 साल तो आपने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने नोएडा के चैनल्स को ये ठेका दे दिया था कि भाई जितने भी प्रदूषण है पूरे देश का, वो अरविंद केजरीवाल के गले में बांध दो, और अरविंद केजरीवाल को सुबह से शाम तक कोसो, ये आदमी विलन है, ये आदमी विलन है, शाम को इसी के ऊपर बहस कराओ, अरविंद केजरीवाल की फोटो चलाओ और प्रदूषण चलाओ। अब वो अंजना ओम कश्यप जी, वो श्वेता सिंह, वो अर्नब गोस्वामी, वो सब कहाँ गए? वो कहाँ गायब हो गए? क्या प्रदूषण की बहस ही करनी बंद कर दी? तो अब तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। आप ही की केंद्र सरकार ने कह दिया कि CAQM कह रहा है कि 2021 से 2025 तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 93%, 93% कम हो गई हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और आज तो गेहूं को बोए हुए भी इतना समय हो गया पंजाब में कि गेहूं को अब दूसरी बार पानी दिया जा रहा है फसल को। तो अब तो पराली का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये क्यों सारे में दिल्ली के अंदर 450 EQI पहुंच गया? तो प्रधानमंत्री इस पे चुप है। आप सोचिए, पूरे नॉर्दर्न इंडिया की आज की ये सबसे बड़ी समस्या है, मगर प्रधानमंत्री एक प्लान देने के लिए तैयार नहीं है देश के लोगों को कि भाई ये मेरा प्लान है, इस तरीके से मैं नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन को एड्रेस करूंगा। ही हैज नो प्लान। और सोचिए, हमारे देश की मीडिया पूछ नहीं रही प्रधानमंत्री से कि साहब आपका कोई प्लान भी तो होगा। भाई ये प्रॉब्लम तो हर साल बढ़ती जा रही है, घट तो रही नहीं है, ये तो बढ़ती चली जा रही है। तो आपके पास क्या प्लान है? देयर इज नो प्लान। ऊपर से आप क्या कर रहे हैं? आप ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में बढ़ गया। आप देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसे एक नहीं दर्जनों काम किए हैं जिससे नॉर्दर्न इंडिया का ये हाल हुआ है। पहला, चाहे हिमालयन स्टेट्स हो हमारे, हिमाचल के, उत्तराखंड के, वहां पे लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, लगातार हो रही है, और ब्रूटल हो रही है। इट्स ब्रूटल। आपके पहाड़ों को नंगा कर दिया गया। वहां पे हर साल लैंडस्लाइड्स आती हैं, और दर्जनों लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। वहां पे फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, ऐसी फ्लड्स आ रही हैं कि हजारों मकानों को बहा के ले जाती है। लोग नहीं मरते उसमें, क्योंकि सरकार बताती नहीं कौन मर गया। हजारों मकान बह गए, मगर लोग कितने मरे किसी को नहीं पता, क्योंकि जो मर गया वो बह गया, खत्म हो गया। ये आपने किया सिर्फ दिल्ली के अंदर, जो आपका सबसे हरा इलाका था। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं वो लोग जानते हैं, जैसे हमारी तो मौसी रहती थी सरोजिनी नगर में, तो हमें याद है कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते थे, छोटे अधिकारी भी रहते थे। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। आपने वो फिल्म देखी होगी हिंदी की, चश्मे बद्दूर। वो क्या नाम है उसपे, फारूक शेख और राकेश बेदी और विवेक वासवानी की फिल्म है, दीप्ति नवल है उसमें वो सेंट्रल दिल्ली 1970s की कैप्चर की गई है। आप अगर उसको देखो तो उसमें दिखाते हैं सेंट्रल दिल्ली बहुत पीसफुल जगह थी। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के मकान थे, चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ थे। लोगों के घरों में बड़े बड़े कटहल के पेड़ होते थे, शहतूत के पेड़ होते थे, ये जो क्या होता है अपना जामुन के पेड़ हुआ करते थे, नीम के, पीपल के, बड़े अच्छे अच्छे पेड़। आप देखो 2018 में इन्होंने पूरा का पूरा जो सरोजिनी नगर का एरिया था, सरोजिनी नगर, नरोजी नगर, किदवाई नगर, मोहम्मदपुर, पूरे के पूरे इस एरिया को बर्बाद कर दिया केंद्र सरकार ने। कहा गया कि रीडेवलपमेंट कर रहे हैं हम रेजिडेंशियल कॉलोनीज का, और इसके पीछे इन्होंने बड़े बड़े कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स वहां पे बनाए, खूब कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इन्होंने बनाया। और जो रेजिडेंशियल जो पूरा फैला हुआ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट थी वहां पे, उसको समेट के इन्होंने वर्टिकल टावर्स बना दिए लोगों के रहने के लिए। अब उनको तो आपने वो जो है मुर्गियों के बाड़े की तरह, जो है छोटे छोटे माचिस के डिब्बे की तरह, उनको तो आपने कैद कर दिया उन वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर। और बाकी जितनी जमीन थी उसमें से आपने सारे पेड़ काट के बड़े बड़े जो है वो कमर्शियल की बिल्डिंग्स बना दी, जिसके अंदर आपने वर्ल्ड सिटी सेंटर और पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो आपने क्या किया, दिल्ली के लंग्स जो वो 16,500 पेड़ थे वो आपने काट दिए। वहां पे
कमर्शियल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से लाखों लोग रोज, मैं अभी एक दिन अपने एक ग्रॉक पे और चैट जीपीटी पे मैंने रिसर्च करके निकाला कि भाई आखिर इससे कितना फर्क पड़ा, तो वो कह रहा है कि करीब करीब 6 से 8 लाख लोग रोज वहां पे आएंगे और जाएंगे। और कुछ अभी, क्योंकि अभी कुछ शुरू हो गया, कुछ होगा। तो आप सोचिए, आपने सेंट्रल दिल्ली के अंदर एक ऐसा कैंसर क्रिएट कर दिया कि जो आबादी बिल्कुल शांत आबादी थी, वहीं के लोग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नौकरी करने चले जाते थे, वापस आते थे। अब पूरी दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से 7-8 लाख लोग रोज गाड़ियों में वहां जाएंगे और फिर वहां से रोज डिस्पर्स होंगे। तो आपने वहां पे पोल्यूशन की एक, इनको बोलते हैं हीट आइलैंड, क्रिएट कर दी। आपने पेड़ खत्म कर दिए। 1 साल पहले साउथ रिज के अंदर ईमेल्स, डीडीए की ईमेल्स बाहर आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उसमें कहा गया था कि एलजी के आदेश पर 1650 पेड़ रिज में काट दिए। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने 2 डीडीए के इंजीनियरों के ऊपर 20-20 हजार का जुर्माना लगा दिया। बस इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि 1650 पेड़ जंगल के काटने के लिए, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का 2 लोगों पे जो है वो कर दिया, फाइन कर दिया। फिर तो भाई खत्म ही कर दो जंगल। तीसरा क्या हो रहा है? जितना भी आपका अरावली रेंज है, आप ये समझो, ये जो अरावली रेंज है यही है जिसने दिल्ली को अभी तक बचा के रखा हुआ था। क्योंकि जो डेजर्ट होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, डेजर्ट हमेशा बढ़ता रहता है। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो डेजर्ट जो होता है रेत होता है, और इसने पूरे पूरे देश खत्म कर दिए डेजर्ट्स ने। क्योंकि डेजर्ट जो है ना, धूल उड़ती रहती है, हवा चलती रहती है, और डेजर्ट फैलता रहता है। और जहां जहां तक वो डेजर्ट फैलेगा उस सारी जमीन को वो बंजर कर देगा। वहां कोई वेजिटेशन नहीं होगी, वहां कोई जो है लाइफ जो है ना, ये जो बोलते हैं क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। आपका जो पूरा पूरा थार डेजर्ट था वो पहले अरावली रेंज की वजह से सीमित था, कि वो जो धूल भरी आंधियां राजस्थान और वो जो गुजरात के एक एरिया में चलती हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नहीं आती थी, क्योंकि ये बहुत लंबी अरावली रेंज इसको प्रोटेक्ट करती थी। बहुत सालों से बड़े बड़े भूमाफियाओं की और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की इसके ऊपर नजर थी, क्योंकि अच्छी अच्छी जमीन है, हरी भरी जमीन है, इसको डेवलप करना चाहते थे लोग, यहाँ माइनिंग करना चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर बैन था। केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को जीत लिया है, और अब कहा गया है कि जो भी 100 मीटर से कम की अरावली की रेंज है वो सारी की सारी अब आप डेवलप कर सकते हो। तो आप सोचिए, अरावली के अंदर लगभग 96% अरावली रेंज आप डिमोलिश होगी। 100 मीटर से कम है, जो 100 मीटर से कम है, क्योंकि 4% ही अरावली है जो 100 मीटर से ज्यादा की हाइट है। तो 96% अरावली रेंज अब खत्म हो जाएगी, डिमोलिश कर दी जाएगी, और यहाँ पे अब मास लेवल पर माइनिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज और रेजिडेंशियल कॉलोनीज काटी जाएगी। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा निश्चित तौर पे आने वाले 20 साल में बर्बाद होने वाला है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का लालच है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार गई है, और ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, आरबीआई, ये सब एक दूसरे से ताकत लिया करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन इसलिए कमजोर है क्योंकि मीडिया कमजोर है, और मीडिया इसलिए कमजोर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कमजोर है, और सुप्रीम कोर्ट और मीडिया इसलिए कमजोर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कमजोर है, और इलेक्शन कमीशन इसलिए कमजोर है क्योंकि ईडी और सीबीआई में बैठे जो अफसर हैं वो कमजोर हैं। तो पहले ये इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से स्ट्रेंथ बोरो किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक राइचुअस जज ये सोचता था कि अगर मैं केंद्र सरकार की
इस डिमांड को खारिज करके इनके खिलाफ फैसला दूंगा और केंद्र सरकार कल को मेरी फाइलें खोलेगी या मुझे हैरेस करने की कोशिश करेगी तो मीडिया शोर मचाएगा, मीडिया इस बात को उठाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट हैड कॉन्फिडेंस ऑन अनदर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मीडिया, और मीडिया के अंदर बैठा रवीश कुमार ये सोचता था कि कल को अगर मेरे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की जाएगी तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कल को अगर जैसे यूपी के अंदर एक केरला से आए एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, 2 साल तक उसकी जमानत नहीं हुई, तो मीडिया के अब उस जर्नलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हाई कोर्ट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये मेरी जमानत कराएंगे। मीडिया के अंदर हर राइचुअस आदमी सोच कर डरता है कि भाई मेरा जिम्मेदार मैं खुद ही हूं, मैं ही अपना रखवाला हूं, मेरा कोई और रखवाला नहीं है इस देश में। अगर मुझे जेल डाला जाएगा तो अर्नब गोस्वामी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बेल कर देगा, मगर वो जो दूसरा जो केरला का जर्नलिस्ट है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल में डाला है, जो वो हाथरस की घटना कवर करने जाना था, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं देगा। तो आज मीडिया का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से विश्वास कम हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मीडिया के ऊपर विश्वास कम हुआ, और दोनों का विश्वास सीबीआई और ईडीआई पे तो खत्म ही है। भाई सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो डरता है कि कल को मेरा बेटा एक बिजनेस में है, मेरा बेटा कोई ना जज है, जज तो मैं हूं, मेरा बेटा बिजनेस में है, मेरा दामाद बिजनेस में है, उसके ऊपर ईडी वालों ने छापा मारा और अंदर कर दिया तो क्या करोगे? बदनामी से ही मर जाएगा वो आदमी। मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े जो मालिक हैं, लगभग कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ईडी का मुकदमा ना चल रहा हो। आप गूगल करके देखो इनके एक एक नाम, वैसे नहीं पता चलेगा आपको। मगर अगर आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो वो मालिक हैं जैन साहब, आप देखो उन पे मुकदमा चल रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आप इंडिया टुडे के मालिक को देखोगे, आप देखोगे वहां भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है। एनडीटीवी का आपने देखा ही है। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम के शिकार हैं, और ये सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूशन को इतना कमजोर कर दिया कि ना ये अपनी मदद कर सकते, ना ये किसी और इंस्टीट्यूशन की मदद कर सकते। सर, जैसे आपने अभी बताया, और ये बहुत वरीसम है और बहुत टेरिफाइंग भी है, स्पेशली फॉर वो यंगस्टर जो बाहर से बैठ के पॉलिटिक्स को देख रहा है और जो शायद कभी फ्यूचर में ये सोचे या अब ना सोचे कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं हमारे देश के, जो मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे एजुकेटेड पीढ़ी है, जो अभी करंट युवा हैं, जिनको अवेयरनेस है, जिनके हाथ में सोशल मीडिया है, आपको क्या लगता है कि युवाओं को सरकार की जो रियलिटी है वो उन तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही, और उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू या उनको ऐसा एक एक डेटा जो टेरर डेटा है उनको परोसा जा रहा है डेली? देखिए, इसके अंदर कमी देश के युवाओं की नहीं है, इसके अंदर कमी देश की अपोजिशन पार्टीज की है। अगर बीजेपी अपना व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडा चला रही है तो अपोजिशन पार्टियों को भी चलाना पड़ेगा। अगर युवाओं तक देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ झूठ फैला रहा है तो अपोजिशन पार्टियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सच फैलाना पड़ेगा, सच पहुंचाना पड़ेगा। आज जिस तरीके की पढ़ाई खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों के अंदर हो रही थी, वो युवाओं के अंदर एक काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं, वो उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करते हैं। और दिल्ली में तो सरकारी स्कूल भी इस काम को पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और मोटे तौर पे मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टर बेस है वो है अपर मिडिल क्लास। वो लोग हैं जो जानते तो सब कुछ हैं, मगर वो सोसाइटी को समझने के लिए उनके पास 2-3 ही ऑप्शन है। सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लिया, रात को अर्नब गोस्वामी को या नाविका कुमार को देख लिया अंग्रेजी में। और ये दोनों ही जो मीडियम हैं ये पूरा सच नहीं दिखा रहे उसको। आप ये सोचिए कि दिल्ली की सरकार ने एक ऐसा एजुकेशन बिल दिल्ली की अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे थोप दिया जिसके बाद अब फीस करानी लगभग नामुमकिन है। फीस, बढ़ी हुई फीस अब कम नहीं हो सकती, मगर उसके बावजूद भी अंग्रेजी अखबारों ने इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, वो इसकी तारीफ ही करते रहे। तो मिडिल क्लास को क्या लगेगा? मिडिल क्लास को लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा कानून ले आए यार ये बीजेपी वाले। तो उसकी ये सोचने समझने की एबिलिटी इन अंग्रेजी अखबारों ने बंद कर दी
कि अंग्रेजी अखबार कहे, आज तो अंग्रेजी अखबार को कहना चाहिए कि भाई 1 अप्रैल को फीस बढ़ी थी, अब तो दिसंबर आ गया, कितने स्कूलों की फीस बंद वापस रोल बैक हुई? एक की भी नहीं हुई। अब तो पूछे टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस और ये हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। हालांकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हमें इनमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये फिर भी कभी कभी जो है सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, मगर ये 2 सबसे बड़े अखबार हैं, ये सरकार से सवाल कब पूछेंगे? और क्योंकि ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, तो जो कामकाजी आदमी है, जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, वो सुबह सुबह इन्हीं अखबारों से अपना नैरेटिव और अपना जो है इन सरकारों के विषय में अपना जो है सोच बनाते हैं। तो समस्या ये है कि जो बड़ा मीडियम था, जो मेन स्ट्रीम मीडियम था, वो तो अब सच नहीं बता रहा या पार्शियल ट्रूथ बताता है। तो अपोजिशन पार्टीज को और बड़े बड़े जो लोग इस देश को बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको, एनजीओज हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, उनको अब अपने इनोवेटिव क्रिएटिव तरीकों से लोगों तक सच पहुंचाना पड़ेगा। सर, जैसे हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, आपका अरविंद जी का ये नैरेटिव ही हमेशा रहा है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, करेक्ट। हम काम पे वोट मांगेंगे, और वो कई हद तक सक्सेसफुल हुआ भी दिल्ली में, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम्स जनता ने मौका भी दिया। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे इसी उसको देखते हैं, अगर नेशनल लेवल पे आप एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, तो उसको इतनी नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्यों आज भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो सब चीजें समझते हैं, जो बिहाइंड द कैमरास या आपको क्लोज फैमिली गैदरिंग्स में बोल देंगे कि बीजेपी शायद इतना अच्छा नहीं कर रही है बहुत सारे फ्रंट्स पर, ये कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मानना ये है कि क्या मिसिंग है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मिसिंग है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है। आप उसको 10 दिन में एक बार कभी कन्विंस कर पाते हो कि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया, मगर 10 के 10 दिन सुबह अंग्रेजी अखबार और शाम को अंग्रेजी और हिंदी न्यूज़ चैनल उस आदमी को लगातार ये कन्विंस कर रहे होते हैं कि इस देश के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियसली जब पूरे दिन वो लोग बोलते रहेंगे, उनको नहीं पता कि जो टीवी एंकर्स हैं, दे आर जस्ट, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे शाहरुख खान किसी फिल्म में स्क्रिप्ट दी जाती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, ऐसे ये टीवी एंकर्स हैं, इनको स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। इनको ये बताया जाता है कि आपको प्रो बीजेपी रहना है, प्रो बीजेपी रहेंगे। तो अभी इतने सालों में, क्योंकि अभी 10 साल ही हुए हैं, ये बात अभी तक लोगों तो सबको समझ में नहीं आई है कि ये जो टीवी है ये फेक फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहा है ज्यादातर। क्योंकि आप देखिए, मैं कई बुजुर्गों के घर जाता हूं, पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, सुबह 8 बजे टीवी ऑन करते हैं, रात को 11 बजे तक टीवी चलता ही रहता है और उस पर न्यूज चलती रहती है। कोई खाना भी खा रहे हैं तो न्यूज चल रही है। नाई की दुकान पे आप जाओ, टीवी का एक चैनल चल रहा होता है, वो शाम तक चलता रहता है। जो आदमी आएगा दाढ़ी बनवाने, बाल कटवाने, वो उसको देखता रहता है। फिर बुजुर्ग ही नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास घरों के अंदर भी आप देखो, शाम को पति घर आता है, न्यूज ऑन हो जाता है, और वो 8, 8:30, 9, 9:30 जब तक खाना वाना खा के वो नहीं सोते, तब तक वो न्यूज चलती रहती है। तो चाहे ना चाहे आप उस न्यूज को लगातार कंज्यूम कर रहे हो। इंटरनेट का यूट्यूब कंजम्पशन तभी होगा जब आप उसका बटन दबाओगे और आप सर्च करोगे निवान शर्मा को, तो आप निवान शर्मा क्या कह रहा है देख पाओगे। मगर टीवी तो ऐसा है जैसे आप सांस ले रहे हो, आप ये पोल्यूशन कंज्यूम कर रहे हो, आप इसको रोक नहीं सकते। लगातार ये PM 2.5 450, 800, 900 आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है और ये आपको बर्बाद कर रहा है। ऐसी ये टीवी है। टीवी भी प्रदूषण ही है जिसको आप लगातार कंज्यूम कर रहे हो और वो आपको बर्बाद कर रहा है। तो जब तक लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक लोग इसको कंज्यूम करते रहेंगे, क्योंकि टीवी लगातार आप कंज्यूम कर रहे हो। फिर सुबह अखबार कंज्यूम करने की लोगों को आदत हो गई। वो अखबार भी आधा सच दिखाता है, आधा झूठ बताता है। वो अखबार प्रदूषण को तो रोता रहेगा, मगर वो रेखा गुप्ता से सवाल नहीं पूछेगा। ये जितने भी अंग्रेजी के अखबार 2-2 पेज प्रदूषण पे लिख रहे हैं,
वो कोई एक अंग्रेजी का अखबार आप मुझे दिखा दो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पिछले 10 साल में, कि इन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो कि भाई प्रधानमंत्री इस देश का है कहाँ, पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण है, इन्होंने 10 साल में क्या किया? इन्होंने ये किया कि 16,500 पेड़ यहां सेंट्रल दिल्ली में कटवा दिए, 1650 पेड़ रिज में कटवा दिए, प्रगति मैदान के नाम पे आपने भारत मंडपम कर दिया, और वो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ होते थे सुंदरनगर से लेकर प्रगति मैदान तक, आपने वो पूरा साफ करके नंगा कर दिया, उस पूरी की पूरी रोड को नंगा कर दिया आपने। वरना हमें याद है आज से 3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, अगर आप यहां से जाते थे सुंदरनगर डिफेंस कॉलोनी से लेकर आईटीओ तक, प्रगति मैदान तक, बड़े बड़े पेड़ होते थे, ये जगह पूरी शेडेड होती थी पेड़ों से। आज आपने बिल्कुल खत्म कर दिए पेड़ सारे के सारे। तो ये जो डेवलपमेंट के नाम पर पागलपन चल रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर लूट चल रही है, जिसको डेवलपमेंट कहा जा रहा है, वो बेसिकली हमारे पूरे के पूरे इसको जो है उत्तर भारत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये उत्तराखंड में भी कर रहे हैं, ये दिल्ली में भी कर रहे हैं, ये अरावली में भी कर रहे हैं, ये हर जगह कर रहे हैं। एक वक्त होता था जब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट क्लियरेंस के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक देती थी। 10 साल में बताओ आपने कौन से प्रोजेक्ट रोके? कोई नहीं रुका। आप पोस्ट फैक्टो दे देते हो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो दे देते हो। आप सोचो कि आप पहले पेड़ को काट दो, खत्म कर दो, पूरी एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर दो, और पोस्ट फैक्टो बाद में अप्रूवल ले लेना उसकी। तो बड़ी अजीब सी बात है। और यंगस्टर जो है, जब यंगस्टर सही न्यूज़ कंज्यूम करना शुरू कर देगा, यंगस्टर तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी, तो आप देखोगे यंगस्टर इन लोगों के खिलाफ जो है बात करने लगेगा। सर एक चीज और जो यंगस्टर बात करता है आपस में, वो ये कहता है कि आज देश में जो भी हो रहा है उसके ऊपर जो एजेंसीज हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब हर चीज को बैकडोर से एजेंसीज के थ्रू चलाने की कोशिश करे। जैसे अभी भी आपने कहा कि मीडिया जैसे है वो एजेंसीज पीछे लगी हुई हैं, कुछ अलग दिखाएंगे तो डरेंगे। मैं इसको इससे जोड़ना चाहता हूँ कि एजेंसीज का सबसे हार्श ट्रीटमेंट तो आम आदमी पार्टी के ऊपर रहा है। टॉप सारी लीडरशिप जो है वो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी तक शायद उसमें कुछ भी नहीं मिला है, या कोई भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा है, या कुछ भी निकल के बाहर नहीं आया है। उसमें एक सवाल और ऐड करना चाहता था मैं कि जब बड़े बड़े लीडर्स आम आदमी पार्टी के जेल में जा रहे थे, और क्योंकि आप तो बहुत इंटेग्रल पार्ट रहे हैं इंटरनल पॉलिसी का और गवर्नेंस का, तो जब बड़े बड़े लीडर पार्टी के जेल में जा रहे थे, जैसे अरविंद जी जेल में गए, फिर मनीष जी जेल में गए, सत्येंद्र जी जेल में गए, और संजय जी जेल में गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे यंग लीडर्स के शोल्डर्स पे आ गई। उस वक्त आप क्या फील करते थे, और आपको क्या लगता था जब, जैसे जिस दिन आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, आपको लगता था कि ये दिन आएगा, या क्यों मैं पॉलिटिक्स में आया, या ये क्या हो रहा है, या हम तो बहुत ईमानदारी से एक रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारे पीछे ईडी सीबीआई क्यों लगाई गई है? ये सारे पे आप अगर बोलना चाहें। देखिए क्या है, ये जो नई बीजेपी है ये पुरानी बीजेपी से अलग है। मैं तो कहूँगा ये बीजेपी भी नहीं है। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, वो लोग मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। दे आर मेंटली सिक, दे आर ऑब्सेस्ड विद विनिंग इलेक्शंस। और इनका दिल्ली के चुनाव को जीतने का जो ऑब्सेशन था, उसमें इन्होंने 2015 में कई चीज़ें ट्राई कर ली, 2020 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम ट्राई कर लिया, शाहीन बाग ट्राई कर लिया। अब 2025 के लिए इनके पास सिर्फ ये ऑब्सेशन था कि पूरी पार्टी को जेल में ही डाल दो, पूरी सरकार को ही जेल में डाल दो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जेल में डाल दो। सत्येंद्र जैन ज़्यादातर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज देख रहे थे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको जेल में डाल दो। मनीष जी को दिए गए, मनीष जी को जेल में डाल दो। संजय सिंह आवाज़ थे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट गैदर कर सकते थे, उनको जेल में डाल दो। तो पूरी की पूरी सरकार की जो कंटिन्यूएशन थी, आप ये सोचो ना कि एक सरकार कैसे चलती है, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी पे चलती है, एक इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज होती है कि मैं फलाना चीज कर रहा हूँ, फला करूंगा, फलाना चीज कर रहा हूँ, फला पॉइंट पे मैंने ये लिखा था। आपने सबको जेल में डाल दिया, और नए लोग, हम लोग आ गए, मैं आ गया, आतिशी आ गया, हमें पता ही नहीं है कि ये फाइल क्यों चल रही थी, ये फाइल क्यों चल रही थी, ये फाइल क्यों चल रही थी। और जो अफसर थे उन सब को एलजी साहब ने इस तरीके का बना दिया कि सरकार के सारे काम रोक दो।
मतलब सीवर की सफाई तक रोक दो, लोगों के घर पानी जा रहा है वो भी रोक दो, इस हद तक सड़कें बनती हैं वो रोक दो, अस्पतालों के अंदर दवाइयां रोक दो, लिटरली रोकी गई हैं अफसरों द्वारा अस्पतालों के अंदर दवाइयां, अस्पतालों के अंदर टेस्ट, अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की भर्ती, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स और स्टाफ की तनख्वाहें रोक दो। अच्छा ये बस मार्शल है इनको निकाल दो। अच्छा मंत्रियों के साथ पीएस काम कर रहे हैं इसको हटा दो, कंसल्टेंट है इनको हटा दो, एडवाइजर है इनको हटा दो। तो आप सोचो मैं 2 साल मंत्री रहा, मेरे पास पीएस नहीं रहा एक बार भी। कैन यू इमेजिन अ मिनिस्टर जिसके पास पीएस था ही नहीं मेरे पास, 2 साल तक मेरी फाइल चलती रही पीएस बनाने के लिए, वो फाइल अप्रूव ही नहीं हुई। जो डिपार्टमेंट्स के अंदर ओएसडी थे एक एक करके मेरे सारे ओएसडीज को निकाल दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया सबको, और किसी के ऊपर कोई इल्जाम उस वक्त का नहीं है कि जब मेरे साथ वो काम करता था। किसी की कोई पुरानी फाइल खोल के उसको उस नाम पे सस्पेंड किया गया, किसी कोई पुरानी फाइल खोल के उसको डिसमिस कर दिया गया। तो आपने सरकार के सारे अफसरों को सरकार के खिलाफ खड़ा किया, जो पर्सनल स्टाफ होता है उसको आपने हटा दिया, डिसमिस कर दिया, जो असली में मुख्यमंत्री मंत्री थे उन सबको आपने जेल में डाल दिया, और फिर भी आप दिल्ली का चुनाव नहीं जीतते तो आपने वोटों को कटवा कर, नई वोट झूठी जुड़वा कर ये सब कुछ करा। और उसके बाद भी क्या हुआ, आप 43%, आम आदमी पार्टी 41%, आप 2% तो आ गए उसके बाद भी। मतलब इनके लिए तो बड़े शर्म की बात है, आपने सब कुछ कर लिया तो भी आप ये कर पाए। और उसके बाद भी आपने क्या कर दिया, दिल्ली वालों को अब क्या मिला, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि यार कहाँ फंस गए, ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई जिसको AQI नहीं बोलना आता। आप 6 क्लास के बच्चे से पूछ लो AQI, वो बता देगा आपको, इट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैडम को पता ही नहीं AQI क्या होता है, वो AIQ बोलती है, IQ बोलती है, क्यू 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 पता नहीं क्या बोलती है। आप सोचिए दिल्ली, और वो बोलती है AQI और टेम्परेचर एक ही बात होती है। AQI को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। तो एक ऐसी क्लूलेस मुख्यमंत्री आपको मिल गई हैं, आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये क्या करेंगी। आप ये सोचिए कि अफसरों के साथ जब ये मीटिंग्स में बैठती होंगी, जहाँ पे साइंटिस्ट बैठते होंगे, DPCC के साइंटिस्ट, CPCB के साइंटिस्ट, IIT के साइंटिस्ट, ये उनसे क्या क्या बात करती होंगी, और ये आप मुंह खोलती होंगी तो वो साइंटिस्ट इनके बारे में क्या सोचते होंगे, और आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो ऊपर एक ऐसा प्रधानमंत्री है आपके पास जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को कहता है ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, हम लोगों के अंदर सर्दी और गर्मी सहने की जो शक्ति है वो कम हो गई, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है। पूरी दुनिया के विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, सरकारें क्लाइमेट चेंज के ऊपर चिंतित हैं, पेरिस के अंदर कन्वेंशन हो रही है इसके ऊपर, बड़े बड़े देशों के अंदर तो ग्रीन पार्टीज बन गई हैं टू सेव योर एनवायरमेंट, और हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं विश्व गुरु हैं और महामानव हैं और पता नहीं क्या क्या है, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है। और उनकी चेली जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है वो कहती है कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज है। तो आप देखो ना, दोनों के अंदर आपको डायरेक्ट आप कह सकते हो कि हाँ ये उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी की मुख्यमंत्री हो सकती है। प्रधानमंत्री कहता है ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, मुख्यमंत्री कहता है कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज है, उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप नाप सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, क्या देखते हैं इनके बारे में, मगर इन लोगों की सच्चाई अगर लोगों को पता चले तो लोग बात कर रहे एम्बैरेसिंग हैं, है। मीम्स इतने बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि AQI टेम्परेचर अलग अलग है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि जब आपकी वापस वहीं पर ले जा रहा हूँ कि जब सारी लीडरशिप हमारी जेल में थी और आपके और आतिशी जी के कंधों पे सारी भागदौड़ आ गई, तो क्या उस वक्त क्या मन में था कि यहाँ से आगे क्या करना है? क्योंकि सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो आप दोनों की तरफ देख रहे थे, आप सब ये देख रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे। सो मतलब देखिए ये तो हमें सरकार चलाते वक्त हर रोज ये दिखता था साफ कि फला अफसर आपको फला फाइल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये डिलिबरेट होता था। और मेरे पास वीडियो एविडेंस है इस चीज का, कैसे अफसर, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं इस चीज के।
कैसे अफसर, एलजी, सीनियर आईएएस अफसर्स फाइलों के अंदर गड़बड़ी करके हमें झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉपर एविडेंसेस हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो ईडी वाला मुकदमा है ये कोर्ट में आए और कोर्ट में मैं पेश करूंगा। मैंने ईडी को भी बोला था, अपने बयान में लिखवाया था कि मैं कोर्ट में सारे एविडेंसेस पेश करूंगा कि कैसे आपके एलजी ने ये कॉन्स्पिरेसी हैच की है। ये जो प्राइवेट अस्पतालों, ये जो सरकारी अस्पताल अरविंद केजरीवाल ने बनवाने शुरू किए, जिसमें हम लोग करीब 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल्स बना रहे थे, वो अस्पताल सरकारी अस्पताल ना बन सके और वो अस्पताल प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हाथों में दिए जाएं, ये फैसला आज नहीं हो रहा है रेखा गुप्ता जी के समय में। ये उस वक्त के एलजी ने उस वक्त तय कर लिया था और मेरे ऊपर बाकायदा 11 सितंबर 2024 को एलजी हाउस में एक मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे, सर्विसेज सेक्रेटरी मौजूद थी, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी मौजूद थे, बड़े बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर्स मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस में एलजी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप इन अस्पतालों को प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते। और एक बार नहीं, बार बार बनाया। और मैंने बोला सर मैं कोई ना तय करूंगा, मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, तय करना पड़ेगा, आप कैबिनेट में तय करो। तुमने कहा कैबिनेट भी कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है? ये तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बताएंगे कि क्या बेस्ट तरीका होता है अस्पतालों को चलाने का। और उन्होंने उस वक्त से ये तय कर रखा था कि इन अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, आप सोचिए दिल्ली में सबसे मुश्किल चीज है जमीन मिलना। दिल्ली की जमीन करोड़ों रुपए की है और अब दिल्ली में जमीन ही नहीं है तो कॉरपोरेट्स को मिल ही नहीं रही, क्योंकि डीडीए के पास भी जमीनें नहीं है। अब प्राइम लोकेशंस पे, नरेला में, बवाना में मिल जाएगी, नजफगढ़ में मिल जाएगी, प्राइम लोकेशंस पे नहीं मिलेगी। तो ये जमीन सरकार के पास थी और सरकार ने अपनी प्राइम 11 लोकेशंस के अंदर करीब 16,500 बेड्स सरकारी अस्पतालों के बनाने का काम शुरू किया। और वो अस्पताल आप देखिए कोई 80% पूरा हो चुका था। मैं तो आपको पिछले साल की फिगर बता रहा हूँ, सितंबर 2024 की, जिस वक्त एलजी साहब की मीटिंग हुई, उस वक्त अखबारों के अंदर छपा हुआ स्टेटस, कोई अस्पताल 90% पूरा हो रखा था, कोई 80% पूरा हो रखा था, कोई 80, कोई 90। और उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए, जो कि उस वक्त की अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं मानी, मैं नहीं माना। और अब उन करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए की जमीन और हजारों करोड़ रुपए उनके ऊपर लगा के जो बिल्डिंगें तैयार की गई हैं, अब ये फैसला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि इनको अब आप प्राइवेटाइज कर देंगे। तो भाई प्राइवेट अस्पताल तो वैसे ही दिल्ली में बहुत है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में। अस्पताल तो आपको सरकारी चाहिए थे, वो सरकारी अस्पताल चाहिए जहां पे दिल्ली का एक मिडिल क्लास गरीब आदमी, आम आदमी जाके इलाज करा सके, उसका मुफ्त में इलाज हो जाए। आज किसी को लिवर की दिक्कत होती है, कोई किडनी की दिक्कत होती है, कैंसर की बीमारी होती है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो कैसे जाए इन बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में? ये तो 20-20, 50-50 लाख रुपए एडमिट करके ले लेते हैं। 50-50 लाख रुपए ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स के लग जाते हैं। तो उनके लिए सरकारी अस्पताल बनाए गए थे, अब आप इन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हो। तो फिर दिल्ली के आदमी को क्या मिला इसमें? और दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे के बने हुए अस्पतालों को आप प्राइवेट को कैसे दे सकते हो? तो इतना मतलब तो सीधा सीधा कॉर्पोरेट के साथ साठगांठ है और दिल्ली के तमाम रिसोर्सेज को इस तरीके से लुटाया जा रहा है। सर, जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप पहले एमएलए बने, फिर आप मंत्री बने, अब आप आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, तो आपकी फैमिली कैसे, क्योंकि आपका इतना स्ट्रगल भी रहा, इतना हार्ड लाइफ रही, तो आपकी फैमिली कैसे देखती है? फैमिली का सपोर्ट रहा या वो परेशान रहते हैं या क्या, मतलब नहीं, रियलिटी? देखिए फैमिली तो देखो परेशान होती है। फैमिली, क्योंकि अगर आप इसमें हो तो आप फैमिली को टाइम तो कम दे पाते हो, बच्चों को कम टाइम दे पाते हो, जो नॉर्मली पेरेंट्स दे पाएंगे वो आप कम दे पाओगे। फिर हैरेसमेंट भी है,
हैरेसमेंट भी है। मैं एक आईटी इंजीनियर था, मैनेजर था बड़ी फर्म में, तो मैं अच्छे पैसे कमाता था, अपनी फैमिली को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता हूँ। अब आप ऐसी जगह हैं जहाँ आप जो है आपका आपके जो है कमाई के साधन खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। तो उस तरीके से फिर हैरेसमेंट भी है, हर तरीके की हैरेसमेंट गवर्नमेंट कोशिश करती है। आलोचनाएं कैसे झेलती है फैमिली? मतलब वो तो पॉलिटिकल नहीं है, वो जैसे टीवी पे कभी देखते हैं कुछ ऐसा कहता है कोई, तो कैसे फैमिली? नहीं, मेरे से डिस्कस तो नहीं करते। आई एम श्योर बुरा लगता होगा। आई एम श्योर एक 11 साल की मेरी बेटी है, उसको स्कूल में जब बच्चों ने बोला होगा आज तुम्हारे घर ईडी का छापा पड़ गया, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक हैरेसमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट है। और आई थिंक ये प्राइस तो पे करना पड़ता है। हर हर आदमी को अपना अपना प्राइस जो है वो पे करना पड़ता है। बट इतनी घटिया और जो है जहरीली राजनीति पहले नहीं थी। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को दूंगा। उन्होंने इस भारत की राजनीति को बहुत जहरीला और विषैला बनाया। और मुझे लगता है कि आने वाले दशकों तक इस जहर को डाइल्यूट होते होते जो है समय लगेगा। जब भी कोई अच्छे लोग इस देश में आएंगे तो फिर ये जहर जो है डाइल्यूट होना शुरू करेगा और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन दोबारा से अपनी जड़ें बनानी शुरू करेंगे। बट इन्होंने हमारे देश के 40-50 साल बर्बाद कर दिए। इन्होंने हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस के 40-50 साल बर्बाद कर दिए। जैसे आपका फोकस हमेशा से काम पे रहता है और आप देखते हैं कि ऐसी गंदी राजनीति होती है, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके लिए नहीं बने, हम क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आप इतनी नेगेटिविटी के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फैमिली की हेल्थ के ऊपर, आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इसका फर्क पड़ता ही है, ऑब्वियसली पड़ता है। बट फिर कैसे लड़ते हैं आप? अब हम कोशिश करते हैं कि हाउ डू यू कीप योरसेल्फ स्ट्रांग? अब हमारी कोशिश है कि पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा सटायर लाया जाए, पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा ह्यूमर लाया जाए। और इसको थोड़ा सा कोशिश हम कर रहे हैं कि वो लोग इसको जहरीला बना रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा हास्य, व्यंग, लाइटर कर सटायर के अंदर थोड़ा लाइट भी करें और अपना मैसेज भी दें, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जहर जो है देश के अंदर भर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि जहर को कम कर सकें। जैसे आपने जहर की बात करी कि किस तरह से राजनीति के अंदर अलग-अलग तरीके से मुद्दों को घुसाया जा रहा है, जो शायद राजनीति से रेलेवेंट भी नहीं है। हमारे देश में हमेशा से अगर हम धर्म की बात करें तो बहुत महान रहा है, एक धर्म का अध्यात्म रहा है, एक धर्म के बारे में धर्म गुरु रहे हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे धर्म को आगे लेकर चलना है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में धर्म को इन्वॉल्व करना ये क्या सही है या गलत है? देखिए, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनके पास पोलराइजेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है कि ये चुनाव जीत सकें। और अच्छी बात ये हुई है कि अब धीरे धीरे धर्म की राजनीति भी इनकी फ्लॉप होनी शुरू हो गई है। देखिए, अगर धर्म की राजनीति और पोलराइजेशन और नफरत की राजनीति इनकी चल रही होती तो महाराष्ट्र में इनको पैसे नहीं बांटने पड़ते, बिहार में इनको 10,000 रुपए अकाउंट में नहीं देने पड़ते, वोट चोरी इन्हें नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब ये है कि अब इनकी धर्म की नफरत की राजनीति से भी लोग उबरने लग गए हैं और लोग इससे पकने लग गए हैं और ये धीरे धीरे फ्लॉप हो रही है। मसलन मैं कहीं बैठा हुआ था तो बात चल रही थी कि जी हमारे यहाँ गांव के लड़के जो है बीजेपी को बहुत वोट डालते हैं। तो हमने पूछवाया कि पूछो कि क्यों डालते हैं। तो वहाँ कुछ गांव के ग्रामीण लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला भाई हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए बीजेपी जरूरी है। तो आप सोचो कि कितने शर्म की बात है कि आज देश का युवा अपनी बहन बेटी को भी बीजेपी से बचवाना चाह रहा है। क्या मतलब 10 साल पहले आप इतने कमजोर थे कि आपकी बहन बेटियों को भी कोई उठा के ले जा रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं था। किसके घर से बहन बेटियों को कौन उठा के ले जा रहा था? इतनी तो हिम्मत किसी की नहीं थी। मगर एक ऐसा घटिया नैरेटिव आपके दिमाग में बुन दिया गया है कि एक नौजवान युवा जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो भी सोच रहा है कि पता नहीं मेरी बहन बेटी को कौन उठा के ले जाएगा। तो ये बट धीरे धीरे अभी मुझे लग रहा है नफरत की राजनीति जो है, धर्म की राजनीति अब कमजोर पड़ रही है। सर, जो यूथ आज देख रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, आपकी तरफ या देश की राजनीति को देख रहा है, उसके लिए आप
क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे उसके सामने एक लाइन क्लियर हो कि पॉलिटिक्स क्या है, धर्म क्या है, गवर्नेंस क्या है, अध्यात्म क्या है? कैसे डिफरेंशिएट कर पाए? क्योंकि अभी जो कंटेंट आ रहा है उसमें सब कुछ मिक्स कर दिया गया है। युवाओं को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री का काम शायद मंदिर का उद्घाटन करना नहीं है, या प्रधानमंत्री जी का काम देश में, जैसे आपने स्मार्ट सिटीज की बात करी, वो करना है, सड़कें बनाना है, या गवर्नेंस क्या है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है? इन दोनों को जो मर्ज कर दिया गया है, आप युवाओं के लिए क्लैरिटी लाने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा निवान ये मानना है कि नेचुरली होगा। हम्म। हम एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। एट द एंड अगर आप देखें, बड़े बड़े धर्मगुरु, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर बड़े बड़े धर्मगुरु जो टीवी पे आते थे, उनको अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो मेदांता में इलाज हुआ है, हुआ इलाज अस्पताल में ही है। और बड़े बड़े लोगों ने ये देख लिया है, कुल मिला के इलाज तो अस्पताल में ही होगा हम्म। और पढ़ाई स्कूलों में ही होगी। तो कुछ दिनों तक ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है चल रही है, मगर ये धीरे धीरे एक्सपोज आप देखोगे हो जाएगी। इसके लिए आपको करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। सर, एक लास्ट राउंड है हमारा जिसका मैंने नाम रखा है पॉलिटिकल रैपिड फायर। अच्छा। हाँ। इसके अंदर मैं आपको एक लाइन या एक वर्ड बोलूंगा, उसके साथ में आपको एक वर्ड ऐड करना है कि ये लाइन सुनते ही आपके, या ये शख्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या शब्द आता है। तो आज की भारतीय राजनीति प्रदूषित। हाँ। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, प्रदूषित ही है, पूरी तरह से प्रदूषित है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल देश के सबसे समझदार राजनेता, ये मैं आपको बहुत कन्विक्शन से कह सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा, स्टडी किया, वो मतलब देश के सबसे पढ़े लिखे तो हैं, सबसे समझदार सर, राजनेता। अरविंद जी के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बहुत शार्प आदमी है और वो प्रधानमंत्री के लिए बने हैं। मतलब अगर भारत के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनते हैं तो ये भारत का दुर्भाग्य होगा, हम सब लोगों का दुर्भाग्य होगा। ऐसा हुआ है कई बार कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है प्रधानमंत्री नहीं बने इस देश में, ऐसा हुआ है, मगर ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति में कोई भी नेता आज है जो उनके उनकी जितनी डेप्थ में इस देश की समस्याओं को समझता है, इकोनॉमी को समझता है, यूथ को समझता है, लोगों को समझता है, गवर्नेंस को समझता है। ये तो दुर्भाग्य था कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो केंद्र सरकार ने सारी की सारी पावर छीन के दिल्ली को पूरा का पूरा घोट दिया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने जो दिल्ली में करके दिखाया, मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट के अंदर कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री इतना कुछ कर पाया है जितना उन्होंने किया है। और मेरा मानना ये है कि ये जो दिल्ली की हार है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जिसकी वजह से मौका मिला है आम आदमी पार्टी के नेताओं को अलग अलग राज्यों में जाके काम करने का। और आप देखिए एक बड़े एक्सपेंशन की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। और एक चीज इसमें और ऐड करके, जैसे हाइपोथेटिकली जैसे अरविंद जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद आपको क्या लगता है अगले 5 साल में हमारे देश में क्या बड़े बदलाव होंगे अगर अरविंद जी प्रधानमंत्री बनते हैं? देखिए, अरविंद जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा कि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, आईआईटी का इंजीनियर, आईआरएस अफसर रहा, मैग्सेसे अवार्ड विनर, ऐसा स्ट्रीट फाइटर, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला लॉजिकल आदमी, जिससे किसी के साथ बैठ के आप किसी भी विश्व की बड़ी चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप सोचिए, किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी से मिलता होगा, उनकी टीम उनको मनमोहन सिंह के बारे में बताती होगी कि ये आदमी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री भी 4 बार सोचता होगा कि इनसे क्या बात की जाए और कैसे उसके बाद में की जाए। ऐसे ही जब अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री होंगे तो आप सोचिए ना, ट्रम्प हो, पुतिन हो, या और कोई
आपके पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री है, उसको पता होगा कि आप किस स्टेचर के आदमी से बात कर रहे हैं। अब आप रेखा गुप्ता जी से बात करेंगे तो वो साइंटिस्ट क्या सोच के आता होगा कि ये मैडम ने मुझे प्रदूषण को कम करने के लिए बुलाया है, बट इनकी प्रदूषण की अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रदूषण को पानी मारने से कम किया जा सकता है। ये वो मुख्यमंत्री है जो पहले दिन से AQI रीडिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए काम कर रही है कि जहां जहां AQI स्टेशन है उसके ऊपर दिन रात पानी का छिड़काव करो, AQI को कम करो। तो आपकी मतलब की इज्जत, आपके मन में जो इज्जत है दूसरे आदमी के लिए, वो खत्म पहले ही हो जाती कि ये तो आदमी खुद ही बहुत बड़ा जो है फ्रॉडस्टर है, मैनिपुलेटर है, फर्जीवाड़ा करने के लिए जो है ये मेरे को भी किसी ना किसी फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व करेगा। आपने क्लाउड सीडिंग कराई, आपको खुद आपकी ही केंद्र सरकार लिख के दे चुकी है कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली में संभव ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, तब भी आपने करोड़ों रुपए की क्लाउड सीडिंग कराई। उसके बाद यमुना के अंदर आप फंस गए, नकली यमुना बना के, आपकी एम्बेरसमेंट हो रही थी, आपकी थू थू हो रही थी। उस नैरेटिव को बदलने के लिए आपने अगले दिन अनाउंस कर दिया, सिरसा जी ने सुबह सुबह, कि आज दिल्ली में बारिश करेंगे हम, आर्टिफिशियल रेन होगी। उड़ गए हवाई जहाज, हुई नहीं। फिर दोबारा उड़ाए, फिर तिवारा उड़ाए, हुई नहीं। फिर कह रहे हैं हम जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अरे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे तो फेल ही हुआ ना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, और आपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। तो वो IIT कानपुर का साइंटिस्ट क्या सोच रहा है इनके बारे में? वो जानता है कि इनको बारिश नहीं करानी थी, इनको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाना था, इनको सिर्फ एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव चलाना था। इसलिए हमारे कहने पर भी कि जी 20% मॉइस्चर है, बारिश नहीं हो सकती, इन्होंने बोला चलाओ, दोबारा चलाओ, तिवारा चलाओ, और बारिश हुई नहीं, पूरा सीजन निकल गया। गर्मियां निकल गई, मानसून निकल गई, सर्दियां आ गई, पराली वाला पूरा सीजन निकल गया। सिरसा जी और रेखा गुप्ता बारिश नहीं करा पाए, ये हालत है इनकी। तो मतलब नेता जो है वो पैसा खर्च करते वक्त सोचते नहीं है कि वेस्ट होगा या नहीं। प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, पैसा पब्लिक का है, प्रोपेगेंडा इनका है, तो करा। तो वापस सर रैपिड फायर पे आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, जबकि सच्चाई ये है कि किसी एजेंसी को 1 रुपए की बेईमानी का अब तक सबूत नहीं मिला है, 1 रुपए की बेईमानी का। आप वैसे ही किसी बीजेपी कांग्रेस वाले नेता मंत्री के यहाँ छापा मार दो, वैसे ही आपको काफी कुछ मिल जाएगा। उनके PA, PS, VS, उनकी 10 साल की जीवनी निकाल लो, बाकी मत कहीं जाओ। बीजेपी कांग्रेस के रैंडमली आप कुछ MLAs, MPs, मंत्री, काउंसलर्स की पिछले 20 साल की ग्रोथ देख लो, दिल्ली में देख लो, आपको दिख जाएगी वो ग्रोथ। और आम आदमी पार्टी वालों का बता दो कि अरविंद केजरीवाल की कितनी कोठियां आ गई, या कितने मकान आ गए, या घर आ गए, या मनीष जी का आ गया हो, कुछ नहीं। और सबके सामने ओपन है, आज भी सरकारी घरों में रह पा रहे हैं, अपने लिए घर भी नहीं है। सर जैसे बीजेपी ने ये घर घर तक पहुंचा दिया था, इसी से एडेड क्वेश्चन दिमाग में आता तो मेरा मन करता मैं पूछ लूं आपसे। बीजेपी ने सारे घर घर में ये पहुंचा दिया कि शराब घोटाला दिल्ली में हुआ था उस वक्त, लेकिन ये कैसे घर घर तक पार्टी पहुंचाएगी कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ? हाँ, ये चैलेंज है हमारे लिए चैलेंज है, और ये हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए हमें, और करेंगे। क्योंकि अब तो इसकी कोई बात नहीं कर रहा। अब बात नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट वेटिंग कि ट्रायल वगैरह शुरू हो जाए, और उसके अंदर फिर इनका केस गिरना शुरू हो जाएगा अपने आप। और एक लास्ट सर रैपिड फायर, रेखा गुप्ता। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इनको बदलने वाली है, बहुत जल्द जो है रेखा गुप्ता जी को ये रिप्लेस करेंगे। और क्योंकि इनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि रेखा गुप्ता जी इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट इनके लिए साबित होंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में पर्ची से मुख्यमंत्री निकालने का आजकल चलन है, किसी भी नोबडी को ढूंढ के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ताकि वो नोबडी 5 साल तक नोबडी रहे। जैसे आज भी मैं अगर आपसे पूछ लूं चलते फिरते किसी आदमी से कि भाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, आप लोग अच्छा मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, आप सोचते ही रह जाओगे। जैसे अध्यक्ष भी बने अभी भी, मुझे भी नहीं पता अध्यक्ष का तो वो तो मतलब अब सब जगह रबर स्टैंप्स बिठाए जा रहे हैं
ताकि बीजेपी के अंदर कोई नई लीडरशिप ऐसी ना डेवलप हो जाए जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज कर पाए या उसके सामने उसका कद बड़ा हो जाए। ये तो बहुत ही इनसिक्योर जो है इनकी दिख रहा है कि बहुत इनसिक्योर हो गए हैं लोग। और इनसिक्योर वही होता है जो कमजोर होता है। इनसिक्योर वही होता है जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी तरह यहाँ पहुंच गया मगर कोई और ना आ जाए जो मुझे चैलेंज कर दे, यहाँ पे मैं पहुंच गया, मुझे ही पता है कि मैं तो ऐसे ही पहुंचा हूँ। जो अपनी मेहनत से पहुंचा होता है उसको नहीं डर होता इन चीजों का, उसको पता है यार मैं मेहनत करके पहुंचा हूँ, जो मेहनत करेगा वही पहुंचेगा, ऐसी कोई ना कोई पहुंच जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रही, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा आपको सुनना जो है वो कानों के लिए बहुत ही एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहता है, आपसे बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। और आप सुन रहे थे ये पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड, डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट, और मैं ये चाहता था कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूं। होपफुली मैंने जस्टिफाई किया इसको, और ऐसे पॉडकास्ट लाने का मकसद केवल इतना है कि आप केवल सुने नहीं, इस शोर में केवल सुने नहीं, सोचें भी। सौरभ जी को सुनकर सिर्फ सुनिएगा नहीं, सोचिएगा भी कि हमारे देश की राजनीति आज किस तरफ जा रही है और इसको किस तरफ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।